हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल तक के वीडियो में आपने पढ़ा था सेट 10 का आपने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको दिया था। उस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो क्या है आपके क्वेश्चंस, वो आप देखिए सामने लिखा हुआ है, जिसमें से कि आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतः दहन होता है पोटेशियम में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, फास्फोरस में। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें स्वतः दहन होता है, अपने आप वो जलने की प्रवृत्ति रखता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फास्फोरस। फास्फोरस ऐसा पदार्थ है जो स्वतः जल। तो आइए आगे देखते हैं। ये वाला आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वतः यानी अपने आप जलने की क्षमता केवल फास्फोरस में होती है। और फास्फोरस का उपयोग आप जानते हैं और नहीं जानते हो मैं बता रहा हूं आपको, माचिस बनाने में किया जाता है, लेकिन इसमें लाल फास्फोरस होता है और जो सफेद फास्फोरस होता है उसकी स्वतः जलने की प्रवृत्ति होती है। सर्वोत्तम अपस्फोटन रोधी है, सर्वोत्तम अपस्फोटन रोधी है। इसका मैंने आपको नाम लिखाया था कि इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। क्या है? टेट्रा एथिल लेड। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, ये टेट्रा मेथिल लेड होगा, ये टेट्रा एथिल लेड है, ये कोई सूत्र नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट है। कास्ट स्पिरिट आपका मेथेनॉल होता है, ये आपका पीछे लिखा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन बच्चों लिखाते हैं ना, हम आपको जो क्वेश्चन देते हैं, तो जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसी में से मैं आपका प्रैक्टिस सेट बनाता हूं, ठीक है ना। स्वतः करने की कोशिश के। एलपीजी में मुख्यतः है, एलपीजी में मुख्यतः है। क्या होता है एलपीजी में? मुख्य रूप से एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है ना। हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। हैबर विधि से अगर अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? एफी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त अपक्रिया में वर्धक का कार्य करता है। उपरोक्त अपक्रिया यानी हैबर विधि से अमोनिया बनाने में वर्धक का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर होगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपरोक्त अपक्रिया में विष का कार्य करता है। यानी उपरोक्त मतलब यही है, हैबर विधि से अमोनिया में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो उत्प्रेरक विष के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर H2S आपका आंसर होगा, ठीक है ना। OF2 में O की ON होगी। ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था, निकालने का तरीका भी सिखाया था। तो आपका यहाँ पर आंसर डी आएगा। HNO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या है, ON मतलब ऑक्सीकरण संख्या है, वो आपकी निकलेगी यहाँ पर 3। साधारण नमक का सूत्र बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते होंगे, आपका NaCl होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट रहा और प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आगे का यानी आज की वीडियो में आप सेट 11 पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट आपको बाद में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 11। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। जैसा मैंने कहा कि आज आप सेट 11 पढ़ने जा रहे हैं। सेट 11 पढ़ेंगे जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, ईटीसी आदि कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बल्कि मैं आपको 10 सेट पढ़ा चुका हूं, आज 11 सेट पढ़ना, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य है। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है ना। मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? अक्रिय तत्व होते हैं। और यहाँ पर प्रथम सदस्य है क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातुएं होती हैं। 242 है, थर्ड व फोर्थ समूह के ऑक्साइडों का गुणधर्म है। यानी चौथे और पांचवें समूह के ऑक्साइडों का गुणधर्म क्या होता है, किस प्रकृति के होते हैं? तो ये भैया उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी, ठीक है ना। उभयधर्मी से मतलब ये होता है कि इनके ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उभयधर्मी।
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था या यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन था भैया मिस्टर मेंडलीफ ने। ठीक है ना, मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किया। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो भी है भैया सबसे पहले निर्माण करने वाले मिस्टर मेंडलीफ। ठीक है ना। 245 है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है मिस्टर मोजले। मिस्टर मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया है। 246 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है? यानी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई, अभी मैंने बताया, लेकिन उन्होंने किस आधार पर बनाई थी? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, परमाणु भार के या परमाणु क्रमांक के? तो आपका आंसर होगा यहां पर परमाणु भार। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का आधार जो है वो परमाणु भार है। ये देखिए लिखा हुआ उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन। 247 है आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, है ना भैया, कुल वर्गों की संख्या 9 होती है और उपवर्ग जो होते हैं वो होते हैं आपके 18। ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं पर आपका वर्ग की संख्या 18 दे करेगा तो भी आपका यही सही होगा। ठीक है। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं इन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। और जो कॉलम ऐसे होते हैं इन्हें हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो आवर्त कुल 7 है और वर्ग कुल जो है वो 18 है। तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? ये मिस्टर मोजले का कथन है, क्योंकि इन्होंने ये आधुनिक आवर्त नियम बनाया था और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ही इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व हैं जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था संक्रमण तत्व, जिसके बारे में मैंने बताया था, आपने लिखा था डी ब्लॉक के तत्व, है ना। आंतरिक संक्रमण तत्व जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम दिया था। यानी इस नियम के अनुसार तत्वों को 3-3 करके समूहों में बांटा गया था और नियम ये था कि किन्हीं भी 3 तत्वों, क्रमागत 3 तत्वों को के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़कर उनका औसत भाग देने पर मध्य के तत्व का परमाणु भार आ जाता है। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम दिया था मिस्टर डोबेराइनर ने। डोबेराइनर, ठीक है ना। किसने दिया था? मिस्टर डोबेराइनर ने दिया था। 252 है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम दिया था। ये दिया था मिस्टर न्यूलैंड ने। इनका नियम ये था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणों को दोहराता है। ठीक है ना। प्रत्येक 8वां तत्व पहले के तत्वों के गुणों को दोहराता है। ये दिया था न्यूलैंड ने। इसके कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मिस्टर डोबेराइनर ने किया था। डोबेराइनर ने किया था ये सर्वप्रथम वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? अभी आपने पढ़ा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था और आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना। नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है? नोबल गैस मतलब अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो नोबल गैसों को शून्य समूह में रखा गया है। किस में रखा गया है? शून्य समूह में रखा गया है, स्थान दिया गया। आवर्त सारणी के सबसे लास्ट 18वें कॉलम में है। क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो आपका जवाब होगा फर्स्ट ए में क्षार धातुएं रखी गई हैं। सर्वाधिक गलनांक किस पदार्थ का होता है? अगर सभी विश्व में पाए जाने वाले पदार्थों में देखा जाए तो हीरे का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक गलनांक किस धातु तत्व का होता है? तो आपका जवाब होगा टंगस्टन। ठीक है ना। टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है, लगभग
3300 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता भैया क्लोरीन की होती है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता ये फ्लोरीन की होती है, ये फ्लोरीन की होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट होता है। 260 क्वेश्चन हो गए आपके पास, 20 क्वेश्चन पहुंच गए, और अब बारी है आपके प्रैक्टिस सेट देने की, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको स्वयं सॉल्व करना है, और इसके आंसर आपको कल के वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इनके आंसर किया कीजिए, और भैया आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर भेजा करें। आप खुद ही देख लें कि कितने आपके सही होते हैं, कितने आपके सही नहीं होते। आई बात समझ में कि नहीं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी, नीट, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे या एपीसी कोई भी कंपटीशन होगा उसमें काम आएंगे, ठीक है। आप इन सबको बहुत आसानी से तैयारी कर ले, बहुत अच्छे से नोट कर ले और इनका प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख ले।